मैंने जेई एडवांस 2019 का पेपर 2 डिस्कस किया था। उसका हमने न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 जो मैचिंग टाइप होता है। उसमें क्या होता है, आपको पैराग्राफ दिया होता है। ये लास्ट ईयर के पेपर में ये था, एक पैराग्राफ दिया, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, उनको आपको सॉल्व करना था। ऐसे 2 पैराग्राफ थे, दोनों पे बेस्ड 2-2 क्वेश्चन थे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। और एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, सही के 3 मार्क्स और गलत के -1, कुछ नहीं किया तो 0। तो ये पैटर्न था और ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, पूरा बोर्ड ही क्वेश्चन से भर चुका है। अब देखिए पैराग्राफ क्या है। इसमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है C1 x² + y² = 9। एक दूसरा सर्कल है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल 16। ये दोनों सर्कल x और y पे इंटरसेक्ट करती है। एंड अनदर सर्कल C3 जिसका सेंटर और रेडियस हमें नहीं पता, x-h² प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल r²। सेंटर h के, रेडियस r है, हमें नहीं पता। लेकिन इस सर्कल के लिए 3 कंडीशन गिवन है। सर्कल क्या क्या करता है, C3 जो सर्कल है, सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2। जो 2 सर्कल हमें गिवन है उसके साथ C3 का भी सेंटर कोलिनियर है, यानी तीनों सेंटर कोलिनियर हैं। C1 एंड C2 बोथ इनसाइड C3। C1 और C2 जो 2 सर्कल गिवन है वो C3 के अंदर है। C3 जो सर्कल है वो C1 को M पे टच करता है, M पे, और C2 को N पे। ये 3 कंडीशन गिवन है। एक और है वैसे, लाइन थ्रू x एंड y इंटरसेक्ट C3 एट Z एंड W। और एक कॉमन टेंजेंट जो C1 और C3 का होगा वो पैराबोला को भी x² = 8 α y का भी टेंजेंट होगा। तो खैर इस लास्ट वाले के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ऊपर की जो 3 कंडीशन है उसके बेसिस पे मैंने ये डायग्राम बनाया है। पहला सर्कल है C1, दूसरा है C2। C1 का सेंटर है 0 0, C2 का 3 4 है। तीसरा सर्कल जो C3 है वो इन दोनों को टच करता है इस तरीके से कि C1 और C2 दोनों ही इसके कंप्लीटली इनसाइड हों। C1 एंड C2 बोथ आर कंप्लीटली इनसाइड द C3, और ये टच कर रहा है C1 को M पे और C2 को N पे, जो कि कंडीशन 3 में गिवन था। C1 एंड C2 बोथ इनसाइड C3, कंडीशन 2 में गिवन था। अब कंडीशन 1 है मेरा, सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद सेंटर ऑफ C1 एंड C2। C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसके कोलिनियर मैंने C3 ले लिया। सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल ये H, K है। तो डायग्राम तो इसी से बन गया, इतनी बातों से। ओके, रेडियस जो होगा ये H के फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये Mn हो गया। Mn जो है वो थर्ड सर्कल का डायमीटर है। थर्ड सर्कल का रेडियस r है, तो टोटल 2r हो गया। तो 2r क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम। आप ये वाला रेडियस जो फर्स्ट सर्कल है इसका रेडियस हमें कितना गिवन है, 3 गिवन है। ये लेंथ 3 है। दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस 4 है, और C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। C1 का कोऑर्डिनेट 0 0 है, C2 का 3 4 है। तो ये जो लेंथ आएगी C1 C2 क्या आएगी, पहले तो आप ये वाला लेंथ ले लो 3 प्लस C1 C2 प्लस C2N यानी 4। तो 0 0 और 3 4 का डिस्टेंस आप 5 फाइंड कर ही सकते हैं। 3 + 5 + 4 यानी 2r = 12 हो गया, r = 6 आ गया। यानी थर्ड सर्कल का जो रेडियस है वो 6 हमने फाइंड कर लिया है। मैं ये चेंज कर दे रहा हूँ, r = हमारा 6 आ चुका है। लेकिन हमें जो पहला जो हमारा ये जो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है। इसमें जो है H और K के बीच में रिलेशन है, r = 6 हमने फाइंड कर लिया। HK में हम कैसे रिलेशन फाइंड करें, तो आप देख लो। इसमें ये कंडीशन था कि C1 C3 और C2 तीनों के सेंटर कोलिनियर हैं। तो C1 और C2 तो मुझे पता है ही, मैं C1 C2 से जो लाइन पास हो रही है उसका इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। 0 0 और 3 4 से पास हो रही है लाइन, इसका हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये Mn = 2r, ये r 6 आ ही चुका है। तो C1 C3 जो लाइन है इसकी इक्वेशन C1 C2, एक 0 0 और 4 3 से पास हो रहा है, तो y - 0 = 4 - 0/3 - 0 × x - 0।
यानी y इक्वल 4/3x। ये हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। C1 C2 की इक्वेशन हमें मिल गई y इक्वल 4x/3। C1 C2 जो लाइन है उसी पे C3 भी लाई कर रहा है, तो h कॉमा k इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी k इक्वल 4h/3। k इक्वल 4h/3। ओके, ये तो हमें पता चल गया। दूसरा, h और k का हम कैसे निकाल सकते हैं? सर्कल C1 और C3, कोई सा भी दो सर्कल ले लो, उसमें C3 को जरूर इंक्लूड करना आप। C1 और C3 एक दूसरे को इंटरनल, मतलब C3 C1 को इंटरनली टच कर रहा है, वैसे ही C3 C2 को भी इंटरनली टच कर रहा है। तो हम कोई सा भी एक ले लेते हैं। मैं C3 और C1 की बात करता हूँ। जैसे ये एक सर्कल है, इस लाइन का तो काम हो गया इधर का। ये तीनों कंडीशन पे हमने डायग्राम बना ही दिया है। तो एक सर्कल है ये C3, ये C1 को टच कर रहा है, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C3, इसका रेडियस मान लो R1 है और इसका रेडियस R2 है। तो हम जानते हैं कंडीशन C1 C3, अगर सर्कल इंटरनली टच करता है तो ये R2 माइनस R1 होता है। R2 लार्जर सर्कल का रेडियस, R2 माइनस R1। R2 हमें 6 मिल चुका है, R1 हमें 3 गिवन है। तो C1 C3, C1 का कोऑर्डिनेट 0 0, C3 का HK, इसलिए मैंने C2 नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेशन C1 से ईजी होगी। इसका सेंटर 0 0 है, तो h² प्लस k² का रूट R2 माइनस R1, R2 इसका रेडियस जो कि हमने 6 फाइंड किया ही है, और इसका 3, 6 माइनस 3 यानी 3, तो h² प्लस k² इक्वल 9। जब हम k इक्वल 4h/3 उसमें पुट करेंगे, ये कहाँ से आया? ये इससे आया कि इक्वेशन ऑफ लाइन C1 C2 इज y इक्वल 4x/3 एंड C3 लाइज ऑन दैट लाइन, दैट्स वाई वी कैन राइट k इक्वल 4h/3। तो जब आप k इक्वल 4h/3 रखेंगे तो आपको h इक्वल 9/5 मिलेगा, और इस तरीके से k 12/5 हो जाएगा। तो h और k में हमें रिलेशन मिल गया, h इक्वल 9/5, k इक्वल 12/5। तो जब हम यहाँ रखेंगे 9 2 जा 18 प्लस 12 30/5, तो हमें फर्स्ट का p मिल जाएगा, यानी 6। ओके, यानी h हमें मिल चुका है, h हमें मिल चुका है 9/5, k हमें मिल चुका है 12/5। ओके, अब इसमें हमें बताना लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY। ZW ये पूरी लेंथ और ये XY क्या था? कॉमन कोड बिटवीन C1 एंड C2। क्वेश्चन में था कि C1 एंड C2 इंटरसेक्ट्स एट X एंड Y, और फिर जब इस XY वाली लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं C3 पे, तो उसको Z और W पे कट करता है। तो XY इज कॉमन कोड बिटवीन C1 एंड C2। XY की इक्वेशन आप कैसे निकालोगे? ये कॉमन कोड है C1 और C2 के बीच का, तो हम C1 माइनस C2 दोनों की इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो ये इन दोनों इक्वेशन को हम जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6x प्लस 8y इक्वल 18, यानी 3x प्लस 4y इक्वल 9। आप दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये XY की इक्वेशन मिल गई। अब किसी भी सर्कल पे हम कैसे लेंथ, कोड की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सर्कल में? यहाँ सेंटर है इसका, और ये कोड की इक्वेशन कुछ भी गिवन होगी, ये रेडियस आपको पता होगा। सेंटर से हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन, ये फाइंड करना हमें आता है। तो ये p निकल जाएगा, r हमें पता है, तो ये लेंथ मिल जाएगी √r² माइनस p², और ये इसका ट्वाइस होता है, तो ट्वाइस ऑफ √r² माइनस p² इज द लेंथ। तो ऐसे हम XY की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। XY की लेंथ क्या हो जाएगी? C1 का भी ये मैं C1 वाला सर्किल ले लेता हूँ क्योंकि इसमें सेंटर 0 0 है, तो 0 0 से इसकी लेंथ क्या आएगी? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 9 अपॉन √a² प्लस b², ये आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², यानी 9/5 हो गया।
और C1 वाले सर्कल की रेडियस, C1 वाले सर्कल की रेडियस है 3, तो ये 9/5 हो गया। तो हमारा जो लेंथ आएगा एक्स वाई का वो आएगा ट्वाइस ऑफ √3² - 9/5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, अभी जो भी आ जाए सॉल्व करके। अब हमें एक्स वाई और जेड डब्ल्यू का रेशियो लेना था। जेड डब्ल्यू ये कोड है, C3 का कोड है, लेकिन लाइन तो वही है, इक्वेशन तो उसकी एक्स वाई वाली ही रहेगी, तो इक्वेशन तो अब भी वही रहेगा 3x + 4y = 9। लेकिन अब हमें इसके लिए C3 सर्कल को कंसीडर करना होगा जेड डब्ल्यू की लेंथ फाइंड करने के लिए। तो C3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और रेडियस उसका ये है ही, तो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, इक्वेशन भी सेम होगा, बस सेंटर चेंज हो जाएगा। सेंटर हमारा 9/5 12/5 है। अब हमको इसकी लेंथ जो निकालनी है वो 9/5 और 12/5 पे निकालनी है। जेड डब्ल्यू के लिए जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है वो 3 × 9/5 + 4 × 12/5 - 9 अपॉन √3² + 4², तो क्या आ जाएगा 27 75/5 6/5, ये आ गया। जब लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया, ये हमें पता है C3 का रेडियस 6 है, तो ट्वाइस ऑफ √6² - 6/5 का होल स्क्वायर। हमें ये जेड डब्ल्यू मिल गया, हमारे पास एक्स वाई है। हम जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये √6 आ जाएगा। सेकंड का ऑप्शन क्यू सही है। अब हमें फाइंड करना एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ZMW। MZN ये ट्राइंगल है, ये M N और ये Z, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट ये ZW का हाफ होगा, मान लो ये T है। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का एरिया, बेस इसका MN है, और ये जो लेंथ है ये हाइट MZN, ओके ZT, ये इस पॉइंट को मैंने T मान लिया है, MN × ZT। इससे हमें रेशियो लेना है ट्राइंगल ZMW का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ZMW, तो ये भी हाफ इंटू, अब आपको ZMW देखना है, ZMW ये ट्राइंगल दिस वन, तो इसके लिए बेस हो गया ZW और ये हाइट हो गई MT। तो हमने देखा है ZW और ZT में क्या रिलेशन है, ZW और ZT में ZT ZW का हाफ है, हाफ से आप तो पहले कट गया, ZT ZW का हाफ है, यानी यहाँ 2 आ जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है MN/2 MT। ZT ZW का हाफ है, आप देख सकते हैं डायग्राम से। MT क्या है, ये लेंथ C1T + MC1। MT इक्वल है C1T + MC1। MC1 तो रेडियस है फर्स्ट सर्कल का, और C1T लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दिस कॉमन कोड, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो कि हमने 9/5 फाइंड किया था। तो 9/5 + 3, और ये MN क्या हो जाएगा, MN इज द डायमीटर ऑफ सर्कल 3, जो कि 12 है, 12/2 MT 24/5 × 2, ये 5/4 आएगा, 5/4, यानी आपका थर्ड का ये आर्क ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें अल्फा के लिए, अल्फा क्या है, लाइन थ्रू कॉमन टेंजेंट जो होगा C1 और C3 के बीच, वो x² = 8 अल्फा y पे इंटरसेक्ट करता है, कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3।
लेट अ कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3 बी अ टेंजेंट टू अ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल 8 अल्फा वाई। तो कॉमन टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं? C1 ये सर्कल है, C3 ये बड़ा वाला सर्कल है, कॉमन टेंजेंट यहीं कहीं से होगा। तो कॉमन टेंजेंट के लिए भी वही कॉमन कोड वाला ही डेफिनेशन यूज होता है, यानी आपको वही सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ कॉमन टेंजेंट हो रही है C1 और C3 का, तो हम C1 माइनस C3 इक्वल 0 करेंगे। C1 हमारा ये है, C3 हमने फाइंड किया है, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 18x/5 प्लस 24y/5 81/25 माइनस 81/25 माइनस 144/25 9 माइनस 36। ये माइनस 18 आ जाएगा, ये सारा सिंप्लीफाई होके, और ये 18x प्लस 24y, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस 90। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल माइनस 15। यहाँ से 4y आ गया माइनस 15 माइनस 3x। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है कॉमन टेंजेंट की, दिस कॉमन टेंजेंट इज ऑल्सो टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल 8 अल्फा वाई। ये ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो y है उसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं 8 अल्फा वाई, तो अल्फा इंटू 8y, 4y है तो 8y हो जाएगा माइनस 30 माइनस 6x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 अल्फा एक्स प्लस 30 अल्फा इक्वल 0। अब इसके लिए कॉमन, ये अगर ये टेंजेंट है पैराबोला का तो इसके 2 रूट्स होंगे नहीं, सिंगल रूट होना चाहिए, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। ऐसा करने पे हमें अल्फा इक्वल 10/3 मिलता है, अल्फा इक्वल 10/3, यानी इसका यू ऑप्शन करेक्ट है। तो मैंने मैच करा दिया है, 2 क्वेश्चन इस पे हैं और उस पर आपको कुछ कॉम्बिनेशंस गिवन होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है ये चेक करना है। तो मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था और इसमें सर्कल और पैराबोला का थोड़ा सा यूज किया था इन्होंने लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपको 2 फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन पाई कॉस एक्स, अनदर फंक्शन इज जी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस 2 पाई साइन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें 4 सेट दिया हुआ है, सेट एक्स है, एक्स सच डेट एफ एक्स इक्वल 0, सेट वाई है, एक्स सच डेट एफ डैश एक्स इक्वल 0, यानी एफ का डेरिवेटिव, थर्ड सेट है जेड, एक्स सच डेट जी एक्स इक्वल 0 एंड W एक्स सच डेट जी डैश एक्स इक्वल 0। 2 लिस्ट गिवन है, उन्हें मैच कराना है। लिस्ट 1 एक्स वाई जेड डब्लू 1 2 3 4। लिस्ट 2 में ऑप्शन पी कह रहा है सुपर सेट है π/2, 3π/2, 4π एंड 7π। सुपर सेट Q NAP R not NAP, S सुपर सेट ऑफ π/6, 7π/6, 13π/6, T π/3,
2π/3 पाई एंड u सुपर सेट ऑफ π/6 3π/4। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच कराना है और फिर उस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन। तो लिस्ट सॉल्व हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x की बात करें। x जो सेट है वो क्या है, fx = 0, fx = 0। fx = 0 का मतलब sin π cos x = 0। आपको पता है sin थीटा = 0 मीन्स थीटा = nπ, यानी पाई cos x = nπ, पाई cos x = nπ। दैट मीन्स cos x = n, पाई से पाई कैंसिल हो गया, cos x = n, cos x = n। n क्या है, इंटीजर होता है हमेशा भी। जनरल सॉल्यूशन का जो भी फॉर्मूला जिसमें आपको n दिखे वो इंटीजर होता है। cos की इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, -1 0 1। तो मैं x को nπ/2 ले सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अगर n 0 होगा तो +1 आ जाएगा, n अगर 1 होगा π/2 तो ये 0 आ जाएगा, n को अगर मैं 2 ले लूँ 2π/2 तो ये -π आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू इसमें आ जाएगा। x = nπ/2, nπ/2 है तो ये सब कुछ इसमें आएगा। π/2 आप n को 1 रखिए तो π/2, 3 रखिए 3π/2, n को 8 रखिए 4π, n को 14 रखिए 7π। तो p के लिए, x के लिए p तो करेक्ट है, x विल कंटेन मोर देन p। x में इसके अलावा भी और एलिमेंट हो सकते हैं, 2π 6π 9π और भी हो सकते हैं। तो x इज सुपर सेट ऑफ p, सुपर सेट का सिंबल है। दूसरा क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। 0 π/2 1 रखिए आप, 2 रखिए पाई 3π/2, तो ऑलवेज ये π/2 का ही डिफरेंस आएगा। तो x के लिए q भी करेक्ट है। दिस विल मेक एन AP, यस। और ये सारे इस nπ/2 के अंदर आएंगे। और nπ/2 हमने क्यों लिया आप समझ ही रहे हैं, -1 0 1 वैल्यू आनी चाहिए। तो सेट x मैंने सॉल्व किया, अब सेट y करते हैं। सेट y जो वो कह रहा है उसमें f' = 0, सेट y में f' = 0 है। f' यानी मैं sin π cos x का डिफ्रेंसिएशन करूँ, sin का होता है cos π cos x और फिर π cos x का -π sin x, दिस इज 0। तो इसमें 2 केस होगा, या तो ये 0 या तो ये 0। जब ये 0 होगा cos थीटा 0 यानी पाई थीटा पाई cos x जो भी एंगल है 2n + 1 π/2, और इसमें sin x 0 है तो x तो सिंपली nπ हो जाएगा। पाई cos x = 2n + 1 π/2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया cos x = 2n + 1/2। अब n की अलग अलग इंटीजर वैल्यू रख के हम देखते हैं cos क्या हो सकता है। n को जब मैंने -1 रखा तो ये -½ आ गया, n को -2 रखने पे -3/2 हो जाएगा, पर cos की रेंज तो -1 to 1 होती है तो हम वो नहीं ले सकते। 0 रखने पे 1/2, 1 रखने पे फिर 3/2 होगा, वो भी रेंज से बाहर चला जाएगा। तो cos x मेरा +-½ आ गया। जब भी +-½ होता है cos थीटा = cos अल्फा या sin थीटा = sin अल्फा प्लस माइनस में, तो हमेशा nπ ± अल्फा आता है, यानी nπ ± π/3। और यहाँ पे x = nπ है तो ये 0 π 2π यही सब आएगा। दोनों को अब मिला के मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। x को मैं जब 0 ले रहा हूँ तो ये आ गया, और पॉजिटिव ही लेना है, x > 0 है, तो दोनों को मिक्स करके लिखने पे x π/3, n = 0 पे, n = 1 लीजिए, पाई - π/3 2π/3, पाई + π/3 4π/3। उससे पहले मैं पाई लिख देता हूँ, फिर पाई + π/3 4π/3, फिर 2π एंड सो ऑन। ये एक AP की सीरीज बन ही रही है। π/3 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 0 भी था, π/3 कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो AP तो बन रहा है, तो y का भी q सही होगा, a सही नहीं होगा। π/2 3π/2 नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है π/3 2π/3 पाई, तो ये q और t सही होगा y के लिए। π/6 7π/6 3π/4 ये सब नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये ऑप्शन सही है। ओके, नाउ वी विल सी z। z क्या है,
जेड है जी एक्स इक्वल 0, जी एक्स। और व्हाट इज जी एक्स? जी एक्स इज कॉस 2 पाई साइन एक्स। कॉस थीटा 0 होता है तो थीटा 2n + 1 π/2 हो जाता है, यानी 2 पाई साइन एक्स इक्वल 2n + 1 π/2। साइन एक्स इक्वल पाई तो कैंसिल हो ही गया, 2n + 1/4। अब n को अगर मैं -1 रखूँगा तो ये -1/4 आएगा, 0 रखने पे 1/4 आएगा, 1 रखने पे 3/4 आएगा, इधर -3/4 भी आएगा -2 रखने पे, बाकी लिमिट से बाहर चला जाएगा इसके अलावा कुछ रखेंगे तो खैर हमें कोई फिक्स ऐसी वैल्यू तो मिली नहीं, जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू मिली नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन तो सही है नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब हम बस ये देख सकते हैं ये AP में आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे एंगल x, ये तो साइन x है, आएगा या नहीं आएगा ये देखना है हमें। मान लो 1/4 अल्फा एंगल पे आ रहा है तो 1/4 पॉजिटिव वाला इसमें भी आएगा एक पाई माइनस अल्फा पे, वैसे ही -1/4 इन दोनों में आएगा, यानी अल्फ़ा पाई माइनस अल्फ़ा पाई प्लस अल्फ़ा 2 पाई माइनस अल्फ़ा। ये तो ±1/4 के लिए आ गया। अब 3/4 के लिए 3/4 इससे ग्रेटर है, ये मान लो बीटा है, पाई माइनस बीटा कुछ यहाँ होगा तो बीटा पाई माइनस बीटा पाई प्लस बीटा 2 पाई माइनस बीटा। तो ये सारा अल्फ़ा यहाँ, उसके बाद बीटा, अगर मैं मिला के लिखूँ अल्फ़ा बीटा फिर पाई माइनस बीटा फिर पाई माइनस अल्फ़ा, वैसे ही पाई प्लस बीटा, ये सब करेंगे तो ये AP में तभी आएगा जब अल्फ़ा बीटा में कोई ख़ास रिलेशन होगा। तो ऐसा ये पॉसिबल है नहीं, यानी कि ये नॉट एन AP करेक्ट है इसका। जेड तो मैंने पहले ही किया था, नहीं जेड नहीं हुआ, नॉट एन AP इसका करेक्ट है। अब हम जेड हो चुका है, W देखते हैं। G' इक्वल 0, G' इक्वल 0, G' जी हमारा cos 2 पाई साइन x है तो माइनस साइन 2 पाई साइन x इंटू 2 पाई cos x इक्वल 0। साइन थीटा 0 तो n पाई हो जाएगा, यानी 2 पाई साइन x इक्वल n पाई, 2 पाई cos x इक्वल 0, cos x इक्वल 0 यानी x इक्वल 2n + 1 π/2। और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हुआ, साइन x इक्वल n/2, यानी n को -1 रखा, -2 भी रख सकते हैं हम, तो -1 -½ 0 1/2 एंड 1, यानी ±½ और 0 एंड 1। यहाँ पे तो 2n + 1 π/2 आ गया, तो ±½ तो आएगा π/6 वाले पे। जैसे एक एक वैल्यू हम लेके चलेंगे, पाई हो गया, ये 7 π/6 हो गया, ये 0 हो गया, ये π/6 हो गया। यहाँ से लेके चलें 0 तो ये π/2 हो गया, 1 ले लें 3 π/2 हो गया, ऐसे चल रहा है। ये 4 पाई आएगा इसमें, हाँ ±1 है, +1 भी है तो 1 के लिए तो 4 पाई आएगा, 3 π/2 इसमें आ ही रहा, 7 पाई पे -1 होगा या 0 होगा, तो ये सारी वैल्यू इसमें आएगी। तो P तो इसका करेक्ट है ही, π/2 3 π/2 4 पाई 7 पाई ये सब आ रहा है इसमें, P सही हो गया। ये सब भी आएगा π/6 7 π/6 13 ये यानी S भी सही हो गया। अब हम ये देखते हैं क्या ये AP बना रहा है, 0 π/6 7 π/6 के लिए, फिर π/2 फिर 7 π/6। अब देखो यहाँ 30 डिग्री का डिफरेंस, यहाँ 60 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये AP नहीं होगा, यानी नॉट एन AP। PSR आर करेक्ट। तो मैंने दोनों साइड को मैच करा दिया, X Y Z W। X के लिए P एंड Q ऑप्शन करेक्ट है, Y के लिए Q एंड T है, Z के लिए R है, W के लिए PSR है। अब इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं आसानी से, सब कुछ हो गया है। तो ये आज का ये हो गया JEE 2019 सेक्शन 3 मैचिंग टाइप के दोनों पैराग्राफ मैंने करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन 1 जो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।